नमस्ते छात्रों, आज के तासिका में आपका स्वागत है। तो आज हम पाठ तीसरा वाहरे हमदर्द लेने जा रहे हैं। तो वाहरे हमदर्द पाठ के रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल जी। इनका परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। घनश्याम अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियाँ। हंसी घर के आईने। तो हंसी घर के आईने यह हास्य व्यंग्यात्मक इनकी जो किताब है, तो उसमें से ही वाहरे हमदर्द यह पाठ लिया गया है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है। अपने 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 सपने लघु कथा संग्रह है। आदि लेखन कार्य इन्होंने किया हुआ है। अब गद्य संबंधी जानकारी। तो यह जो पाठ है वाहरे हमदर्द, तो इस पाठ के बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो वाहरे हमदर्द यह हास्य व्यंग्य निबंध है। इस पाठ में दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से लेखक ने व्यक्त किया है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और हम देखते हैं कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो आस पड़ोस वाले और जो रिश्तेदार होते हैं तो मरीज को देखने के लिए अस्पताल जाते हैं। अब जो मरीज होता है तो इससे मरीज को खुशी होनी चाहिए और कुछ समय उसका ध्यान उसके जो उसे दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो उससे हटना चाहिए। पर कुछ मिलने वाले लोग ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया हुआ है। हास्य निबंध में जहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वही दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्दी जताने वाले लोगों की मानसिकता का भी चित्रण किया हुआ है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिकता का पीड़ा का कारण बन जाती है। तो वाहरे हमदर्द इस कहानी में लेखक हमें इस पाठ से एक दुर्घटना में लेखक की टांग टूट जाती है। इस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ रिश्तेदार, पड़ोसी तथा जान पहचान वाले लोग उन्हें मिलने आते हैं। उनकी हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी होती है, इसका चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में किया गया है। तो यह जो पाठ है वाहरे हमदर्द, तो पेज नंबर 10 पर देखो। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप में नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद
आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो यहाँ पर आप देखो, जो लेखक है, तो लेखक यह एक भाषण सुनने के लिए गए हैं और भाषण का विषय रहता है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी यानी क्या? तो अमीरों का वर्ग। जो अमीर लोग होते हैं तो उन्हें पूंजीवादी कहा जाता है। और समाजवाद यानी सभी लोगों में समानता। तो यह इकोनॉमिक कंडीशन पर भाषण सुनकर लेखक वहाँ से निकलता है और साइकिल से आते आते लेखक को एक कार सामने दिखाई देती है। तो आमतौर पर हम देखते हैं जो साइकिल चलाने वाले लोग होते हैं तो वह आमतौर पर गरीब घर के लोग होते हैं और कार जो चलाने वाले लोग होते हैं तो वह पूंजीवादी यानी अमीर घर के लोग होते हैं। तो लेखक इसी सोच में वह साइकिल चला रहा है और उसी सोच में लेखक का ध्यान भी नहीं रहता है और उस कार की और साइकिल की टक्कर हो जाती है और उसमें लेखक के टांग को एक पैर को मार लगता है। और उसी समय जो अब इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं तो उसमें से 2-4 लोग लेखक के पास आते हैं और लेखक उस समय एक्सीडेंट होने के बाद लेखक वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और लेखक बेहोश होने के बाद 2-4 लोग उन्हें आकर उठाकर सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। और जब लेखक को होश आता है तब लेखक देखता है कि कुछ परिचित लोग हैं तो कुछ अपरिचित चेहरे लेखक को घेरे हुए उसके पास खड़े दिखाई देते हैं। लेखक कुछ समझ नहीं पाता है और तब लेखक कहने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जो इर्द गिर्द लोग खड़े हैं तो उसमें से एक व्यक्ति झट से जवाब देता है कि आप सार्वजनिक अस्पताल के वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपका पैर अब फ्रैक्चर हो चुका है, मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैर को थोड़ी ही चोट लगी है और वह भी ठीक हो जाएगी। इस तरह से वह कहने लगता है। तो लेखक को लगता है कि जैसे यह बात बताने के लिए ही वह इतनी देर से वहाँ पर रुका हुआ है। लेखक फिर अपने टांगों की तरफ देखने लगता है तो एक टांग सही सलामत है और जो दूसरी टांग लगी हुई है, फ्रैक्चर हुई है, तो उसे रेत की थैली बंधी हुई है एक स्टैंड के सहारे। तो लेखक को लगता है कि टांग का टूटना यानी एक मुहावरा लेखक
बनाता है कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और लेखक सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेते ही वह शब्द लेखक को बहुत अधिक मात्रा में खतरनाक यानी भयभीत करने वाला जैसे लगने लगता है। ऐसा सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तो हम देखते हैं यह आत्मा यानी क्या? शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हमारा शरीर जीवित रहता है, ऐसा कहा जाता है। और जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह व्यक्ति मृत हुआ, उसकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। और वह आत्मा फिर भगवान में यानी परमात्मा में विलीन होती है, ऐसा कहते हैं। तो लेखक को लगता है कि जैसे कि आत्मा का परमात्मा में मिलन होने का समय आ गया है। और जब वह टूटी हुई टांग देखता है, फ्रैक्चर हुई टांग देखता है, तो लेखक को लगने लगता है कि टांग का टूटना यह तो सिर्फ एक घटना है, मगर सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह बहुत बड़ी दुर्घटना उसके साथ हो गई है। इस तरह से लेखक को लगने लगता है। अब आगे देखो। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो यहाँ पर अब जब लेखक सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट है और उसी के साथ प्राइवेट वार्ड में लेखक को एडमिट किया हुआ है, तो प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड, तो इसका अंतर यहाँ पर लेखक दे रहे हैं। तो जनरल वार्ड जो होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं कि मरीज को मिलने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और उस समय के बाद जो मरीज को मिलने के लिए आता है तो उन्हें वहाँ से अस्पताल से बाहर किया जाता है। मगर प्राइवेट वार्ड में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट वार्ड में कभी भी कोई भी रिश्तेदार या परिचित जो व्यक्ति होता है कभी भी जाकर मिल सकता है। नियम की कोई पाबंदी या समय की कोई भी पाबंदी उसमें नहीं रहती है। तो लेखक को अब यह जो बात है कि लेखक का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें लेखक के एक पैर को बहुत अधिक मात्रा में लगा हुआ है, तो यह बात सारे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में फैल जाती है। और अब लेखक को लगता है कि बहुत सारे लोग लेखक को मिलने जुलने के लिए आएंगे और फिर जो आराम लेखक को चाहिए तो वह आराम भी फिर लेखक को
नहीं मिलेगा तो लेखक को यह बात सोचकर चिंता होने लगती है। और फिर जब यह प्राइवेट वार्ड है तो कभी भी कोई भी मिलने के लिए आ सकता है। तो लेखक एक टांग की ओर देखता है और फिर दूसरी टांग की ओर भी देखने लगता है, और जो लोग मिलने आएंगे तो उनके लिए वह कहता है कि बदला लेने का यह सही वक्त है। आओ आओ, मुझे मिलने के लिए आओ और हमदर्दी जताओ। और फिर यह बात लेखक सोचने लगता है और लेखक को यह बात याद आती है कि जब किसी की टांग या कुछ और टूटने के बाद लेखक उनसे मिलने गया था तो वह लोग सबसे पहले लेखक को मिलने के लिए आएंगे, और वह उनका एहसान जो लेखक ने उन पर किया था तो वह यह एहसान चुकाने का एक मौका उन्हें मिल गया है। और वह लोग आने के बाद लेखक को यह भी कहते हुए नहीं हिचकिचाएंगे कि वक्त सब पर आता है। तो अब यहाँ पर लेखक ने जो हमदर्दी जताने के लिए लोग आएंगे तो उनसे कौन कौन सी परेशानियाँ होने वाली है इसका एहसास लेखक को पहले से ही होने लगता है। अब आगे देखो। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब देखो, लेखक यही सोच रहा है कि कोई लोग अब लेखक को मिलने के लिए आएंगे, मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ हमदर्दी दिखाने के लिए, औपचारिकता दिखाने के लिए ही सिर्फ आते हैं। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया हुआ है। तो लेखक सोचता है बहुत से लोग अब लेखक को देखने के लिए आ रहे हैं, और लेखक उस समय सोचता है कि आज कोई भी मिलने के लिए मुझसे आया तो भी मैं आँख बंद करके ही पड़ा रहूँगा और मेरी आँखें मैं नहीं खोलूँगा। मगर उस समय जो लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू यानी लेखक के बॉस है तो वह उन्हें देखने के लिए आते हैं, और लेखक की आंखें बंद, वैसे ही लेखक आंखें बंद करके पड़े हैं। फिर वह थोड़ी देर इधर उधर करते हैं, मगर फिर भी लेखक जब आंखें नहीं खोलते हैं तो वह उनके जो बॉस है, बड़े बाबू है, तो वह उन्हें थोड़ा धीरे धीरे हिलाते हैं। हिलाने के बाद भी जब लेखक आंखें नहीं खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर आकर ऐसे ही चला जाऊँगा तो लेखक को कैसा पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने आया था, हमदर्दी जताने के लिए आया था। इसीलिए वह फिर से लेखक को हिलाने लगते हैं, मगर जब लेखक नहीं उठते हैं तो जिस पैर को मार लगी है, एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ है, तो उसी पैर को वह जोर से दबाने लगते हैं। और जब वह जख्म पर जोर से दबाते हैं तो दर्द के मारे
चीखते हुए लेखक आंखें खोलते हैं और उस समय वह बड़े बाबू मुस्कुराते हुए हंसते हुए लेखक से कहने लगते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक तरीके से लेखक हमें समझा रहे हैं कि लोग, मैं आया हूँ तुमसे मिलने, यह जतलाने के लिए जहाँ पर उनके पैर का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में जो जगह फ्रैक्चर हुई है वहीं पर वह दबा देते हैं, यानी परेशान करते हैं लेखक को, मगर वह हमदर्दी जताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। तो औपचारिकता भी दिखाने वाले ऐसे लोग होते हैं। और फिर से ऊपर से कह रहे हैं कि अब दर्द कैसा है, कहिए। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक तरीके से हास्य के द्वारा लेखक यहाँ पर समझाते हैं। अब आगे देखो, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। अब देखो, जो लेखक जहाँ पर काम करता है वहाँ के लोग आ रहे हैं मोहल्ले में जहाँ पर लेखक रहते हैं, तो वहाँ के लोग जिनको जिस तरह से समय मिलता है उस तरह से समय निकालकर वह लेखक को मिलने आ रहे हैं, यानी लेखक को थोड़ा भी आराम वहाँ पर नहीं मिल रहा है। और उसी दिन जो लेखक के ही मोहल्ले में रहती है सोनाबाई, तो वह समय निकालकर लेखक को मिलने आती है और वह अपने साथ जो उसके परिवार के 4 छोटे बच्चे हैं, तो अपने सारे बच्चों को साथ लेकर आती है। और फिर जब यह बच्चे बहुत अधिक मात्रा में मस्ती करने वाले हैं, लेखक को पता है, तो लेखक को लगता है कि आज कोई ना कोई यहाँ पर दुर्घटना ज़रूर होगी। और फिर आते ही जो सोनाबाई है तो लेखक का परिचय करा देती है कि यह देखो तुम्हारे चाचा जी है, अंकल है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि जिस तरह से चिड़ियाघर में हम घूमने जाते हैं तो छोटों बच्चों को जो वहाँ के जानवर होते हैं तो उन्हें देखकर अलग अलग प्राणियों के हम नाम बताते हैं, तो उसी तरह वह मेरा बच्चों से परिचय करा दे रही है कि यह देखो चिड़ियाघर का बंदर। तो आप वह बच्चे वह सुनते हैं और फिर वहाँ पर खेलने लगते हैं। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ता है तो दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ता है। तो एक जो लड़का है सोनाबाई का, तो वह जो रेत की थैली है उस पर बॉक्सिंग करने लगता है और वह आवाज़ सुनकर लेखक उसकी ओर देखता है और उसे रोकना चाहता है। तभी उसी समय जो सोनाबाई की लड़की है कथकली मेज पर चढ़कर डांस कर रही है, तो उसके हाथ में दवा की शीशी है और उसके हाथ से वह दवा की शीशी गिर जाती है और पूरी दवा वहाँ पर गिर जाती है। कांच की शीशी होने के कारण दवा वहाँ पर
गिर जाती है और फिर लेखक उसे देखते हैं और सोनाबाई उस लड़के की तरफ पहले तो 2 क्षणों के लिए घूर कर देखती है, गुस्से से देखती है, मगर दूसरे क्षण में वह लेखक की ओर देखती है और हंसने लगती है कि भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, इस तरह से वह लेखक से कहने लगती है। दवा का गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई फिर से वह घटना होने के बाद भी 2 घंटे तक वह सोनाबाई वहीं पर रुकी रहती है और बच्चे अपनी शरारतें करना नहीं बंद करते हैं। तो लेखक को वह उनके आने से परेशानी का ही अनुभव लेखक करते हैं, एक पीड़ा का ही अनुभव लेखक करते हैं। तो इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। और जब सोनाबाई निकलते समय कहती है कि मैं फिर से आपको मिलने के लिए आऊँगी, तो लेखक को एक तरह से भयभीत लेखक हो उठते हैं। तो इसके आगे का पाठ हम कल की तासिका में देखेंगे। तो जितना पाठ मैंने अभी पढ़ाया हुआ है तो वह पाठ आपको पढ़ना है और इसके आगे का भी पूरा पाठ पढ़ना है। इस पाठ पर प्रश्न उत्तर भी हम कल देखेंगे।